नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। एक बार फिर हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, कोर से बने थे, ब्लेड से बने थे, फलक से बने थे या ताम्र से बने हुए थे। तो मध्य पुरापाषाण काल के जो पाषाण उपकरण थे वो किसके बने थे? फलक के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, फलक से बने हुए थे मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब इस समय मुख्य औजार जो थे फलक थे, बेधनी थे, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हम किस नाम से जानते हैं? फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। फलक क्या होता था? तो फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। जिसका निर्माण किससे होता था? तो पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। तो अगला प्रश्न है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना निर्माण हुआ था? तो मध्य पाषाण से, ताम्र पाषाण से या मध्य पुरापाषाण से या नवपाषाण से। तो हम सभी जानते हैं कि जो भीमबेटका में जो पाषाण चित्र बनने प्रारंभ हुए थे वे कब से हुए थे? तो मध्य पाषाण से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मध्य पाषाण से। अगला प्रश्न है, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं है? नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव या माहेश्वर। तो महाराष्ट्र में स्थित कौन सा नहीं है? तो नेवासा स्थित है, दायमाबाद स्थित है, इनाम गांव स्थित है, माहेश्वर आपका स्थित नहीं है। महाराष्ट्र में माहेश्वर नहीं है। माहेश्वर जो है यह मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह कहाँ बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और माहेश्वर को ही हम माहिष्मती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? जी.आर. शर्मा ने या रॉबर्ट ब्रूसफुट ने या मार्टिन व्हीलर या ले मंसूरिये ने। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए वो किसने प्राप्त किए? ले मंसूरिये ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ले मंसूरिये ने। कब किया था? तो 1860 में इसको किया था, 1860 में। नवपाषाण या न्यूलिथिक जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन लुबाग ने किया था। कब किया था? तो 1865 में। इनकी जो पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। विश्व के संदर्भ में अगर नवपाषाण की बात करें तो यह 9000 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं भारत के संदर्भ में बात करें हम तो 7000 ईसा पूर्व में हुई इसकी। सर्वप्रथम कब? 1860 में ले मंसूरिये ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में प्राप्त किया था। कब? 1860 में। कहाँ पर? टोंस नदी घाटी में। किसने किया? तो ले मंसूरिये ने। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लेक्स स्क्रैपर परंपरा या हैंड एक्स क्लीवर परंपरा या माइक्रोलिथिक परंपरा। तो आप सभी जानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे यह मद्रास के पास जो स्थित पल्लवरम था वहां से हैंड एक्स और क्लीवर्स परंपरा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के उपकरण खोजे हुए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरणों को खोजा था। जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पल्लवरम में कई उपकरण प्राप्त किए और हस्त कुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। कब मिला था? तो 1863 को मिला था। आप सभी ने देखा भी 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को उपकरण प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पल्लवरम से। कहाँ से? पल्लवरम से। अगला प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिले थे
हस्त कुठार मिला था कहाँ से? बदमदुरै से, अतिरपक्कम से, पल्लवरम से या संगन कल्लू से, या संगन कल्लू से। तो हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो हस्त कुठार मिला था वो कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पल्लवरम से। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? अध्ययन की बात कर रहे हैं के एन प्रसाद और पी यादगिरी, डी आर शाह और ए के शर्मा, शांतनु वैद्य और पंकज गोयल, या पी के थॉमस और पी जोगलकर। तो हम सभी जानते हैं कि जो पशुओं के हड्डियों का जो अध्ययन है वो करने वाले कौन थे? पी के थॉमस और पी जोगलकर। बात करें तो मध्य पाषाणिक जो स्थल दमदमा है यह मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य प्रोफेसर जी आर शर्मा के नेतृत्व में किया गया। उत्खनन किसके द्वारा किया गया? जी आर शर्मा के द्वारा। और यहाँ से पाषाणों उपकरण एवं पशुओं की हड्डियों एवं सींग प्राप्त हुए। और अगर और बात करें तो यहाँ के पशुओं की जो हड्डियों का अध्ययन है, जो अध्ययन है किसने किया? पी के थॉमस और पी जोगेलकर ने किया था। अगला प्रश्न है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है चिरांद है, मेहरगढ़ है, लहुरा देव है, या मदहदा है, या महदहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रारंभिक कृषि स्थल है वह कौन सा है झील किनारे? लहुरा देव है। कौन सा? लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? तो लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का जो साक्ष्य है वह 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहुरा देव का 9000 से 700 ईसा पूर्व कृषि साक्ष्य उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पहले काट देते थे? जोरवे संस्कृति में, नवपाषाण संस्कृति में, या कायथा संस्कृति में, या चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में। तो आप सभी जानते हैं कि जो मृतकों के निचले पैर को दफनाने से पहले काट देते थे वो कौन सा था? जोरवे संस्कृति। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जोरवे संस्कृति में। जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति में मृतकों के निचले पैर को दफनाने से पहले क्या करते थे? काट देते थे। जोरवे संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में था। यहाँ से दामाबाद, जोरवे, निवासा, इनाम गांव, चंदौली, बहाल, प्रकाश आदि प्रमुख जोरवे संस्कृति स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीय अवस्था में पहुंच गई थी। किस अवस्था में? नगरीय अवस्था में। ग्रामीण से नगरीय अवस्था में। इनाम गांव से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? इनाम गांव से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? मध्य पाषाण काल को कहा गया है, नव पाषाण काल को, या उच्च पुरा पाषाण काल को, या इनमें से किसी को नहीं। तो किसे कहा गया है पाषाण युग की क्रांति? तो नव पाषाण काल को कहा गया है क्या? पाषाण युग की क्रांति। प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर किस नदी के तट पर स्थित है? बागौर किस नदी के तट पर स्थित है? बनास, गंभीरी, या खारी, या कोठारी। हम सभी जानते हैं कि बागौर जो है यह कहाँ पर स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? बनास, बेतवा, केन, छोटी काली सिंध। तो हम सभी जानते हैं कि जो कायथापुरा स्थल है यह कहाँ पर स्थित है? तो छोटी काली सिंध। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, छोटी काली सिंध। कायथा संस्कृति कहाँ पर है? तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और
छोटी काली सिंध की नदी के तट पर स्थित है। यह एक क्या है, ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से एक घर में 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। यह पूरे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। यह सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। काथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र कैसा था? ग्रामीण था, खानाबदोश या पशुचारण अवस्था में था, या अनिर्धारित था, या नगरीय था। तो हम सभी जानते हैं कि जो चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था वह कैसा था? ग्रामीण था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण काल की बात करें तो यहाँ की संस्कृतियों में मानव जो था पत्थर एवं तांबे के उपकरण को साथ साथ प्रयोग करते थे। पत्थर एवं तांबे का जो उपकरण होता था उसको साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है? हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, या चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना, या इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, या गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो डोलमेंस का अर्थ क्या है? डोलमेंस का अर्थ है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां बनाना। गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां बनाना। डोलमेंस का तात्पर्य क्या है? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां बनाना। यह कोल्टिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की मेज। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पत्थर की मेज। इसकी आकृति आयताकार मेज की तरह होती थी। सामान्यतः इसका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर किया जाता था। मृतकों को दफनाने के लिए संदूक के आकार की कब्र बनाने के लिए 4 या 4 से अधिक शिलाओं को चारों तरफ खड़ा करके ऐसी आकृति का निर्माण किया जाता था। उसे क्या कहते थे? डोलमेंस कहते थे। क्या कहते थे? डोलमेंस कहते थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिले हैं? चमकदार प्रस्तर उपकरण, चाक से बनी पॉटरी, या पालतू जानवरों के या जुते हुए खेत। तो हम सभी जानते हैं कि आदमगढ़ और बागौर से हमें क्या मिले? पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पालतू जानवर या पशुपालन। मेसोलिथिक युग अर्थात क्या कहते हैं इसे? मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक युग के नाम से जानते हैं, कि मध्य का संक्रमण काल माना जाता है। किसे? मध्य पाषाण काल को हम उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल मानते हैं। मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। बिल्कुल सही है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। यह आपका ऑप्शन गलत है। तो कथन कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका इस प्रश्न के अनुसार सही है। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? प्राचीन भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य कहाँ से? लोथा और कालीबंगा, बुरजहोम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो हम सभी जानते हैं कि गर्तावास के जो साक्ष्य हमें मिले हैं कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम और रंगपुर से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बुरजहोम और रंगपुर। नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसारण उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी में सर्वप्रथम 1860 में कौन खोजा था? लेमन सूर्य ने खोजा था। और नवपाषाण कालीन में जो स्थल हैं बुर्जहोम और गुफकराल के अनेक गर्तावास, गड्ढाघर, मृदभांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम और गुफकराल से। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को
मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बोरझोम से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन घाटी को, मध्य सोन घाटी को, कैमूर को या होशंगी को? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं हम? बेलन घाटी को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बेलन घाटी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पशुपालन, कृषि या उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, पशुपालन और कृषि दोनों हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? नवपाषाण काल को कहते हैं संक्रमण काल, या पूरा पाषाण काल को, या मध्य पाषाण काल को, या इसमें से किसी को नहीं कहते? तो हमने अभी देखा कि संक्रमण काल किसे कहते हैं? नवपाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण के दोनों के बीच की स्थिति कौन सी है? मध्य पाषाण काल। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मध्य पाषाण काल को हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त होता है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से? महदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से या सराय नहर से? कहाँ से प्राप्त होता है बूचड़खाना का साक्ष्य? तो महदहा से। महदहा, महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ पट्टी जिसे हम कहते हैं, प्रतापगढ़ पट्टी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो महदहा पट्टी प्रतापगढ़ के मध्य पाषाणी कालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल, जिसे हम बूचड़खाना कहते हैं, का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? किन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? किसे? कामियाड़े को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, एच.डी. संकालिया को या डी टेरा को? हम सभी जानते हैं कि प्रागैतिहास के अध्ययन करने का जो श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के निम्न पूरा पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूरा पाषाण काल से, या बागौर के मध्य पाषाण काल से, या विंध्य घाटी के उच्च पूरा पाषाण काल से? कहाँ से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो विंध्य घाटी के उच्च पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहांदा नाला क्षेत्र में उच्च पूरा पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थिर निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में कहाँ है? सुरक्षित है। बेलन घाटी के उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय जो है ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? ऑप्शन एक गायब हो गया है। तो उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लव पाषाण काल, तीन ही ऑप्शन आपके सामने है। बागौर प्रथम काल का संबंध किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कि बागौर कहाँ का है, किस काल का स्थल है? तो मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मध्य पाषाण काल। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे इसके आगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।